हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा जो है इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा क्या है, BU 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग जो है पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से कोई 7 बनाना होता है। तो हम लोग आपको 10 ऑब्जेक्टिव बता देंगे ताकि आपको सारा का आंसर पता चल जाए। ठीक। व्हाट इज द रिडक्शन इन द मनी वैल्यू ऑफ ए कैपिटल एसेट कॉल्ड। क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिडक्शन इन द मनी वैल्यू ऑफ ए कैपिटल एसेट कॉल्ड। कैपिटल एसेट के मनी वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट के मनी वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब कोई भी चीज रिड्यूस हो गया मतलब कम हो गया, तो यानी कि क्या हो गया, कम हो गया तो लॉस हो गया, इसको हम लोग कैपिटल लॉस कहते हैं। ठीक। तो मेरे अनुसार बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर लगता है कि नहीं इसके अलावा ये होना चाहिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वैलिड प्रूफ के साथ। ठीक है, या फिर अदर सोर्स से, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, किसी भी सोर्स से आप मेरे तक बात पहुंचाइए। अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो हम अपना आंसर जरूर चेंज करेंगे। करंट एसेट्स लेस इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज नोन एज। ठीक है, करंट एसेट्स लेस इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट लेस इन्वेंट्री को अगर डिवाइड करेंगे किससे, करंट लायबिलिटीज से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा, कि अगर करंट एसेट लेस इन्वेंट्रीज को डिवाइड किया जाए किससे, करंट लायबिलिटीज से, तो इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। चलिए, द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 365 डेज ए ईयर इज नोन एज। अगर 365 दिन, साल का 365 दिन के आधार पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो उसको कौन सा इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो कहते हैं इसको हम लोग एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर 365 दिन के, साल के 365 दिन के आधार पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो इसको एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। ठीक ना, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह होता है, या फिर आपको और क्या मिल सकता है वहाँ पे, आपका जो है टेलीग्राम चैनल या फिर और भी ग्रुप वगैरह का लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक ना, और साथ साथ अगर कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है, कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया या कुछ और भी अपडेट हो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए इसको पढ़िएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का किस मेथड में, वेयर इट इज एज्यूम दैट ए सिंकिंग फंड इज एस्टेब्लिश्ड इन विच फंड्स विल एक्यूमुलेट फॉर रिप्लेसमेंट पर्पसेस। ठीक है, तो ये सब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें डेप्रिसिएशन हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, ये सब जो है इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है। ठीक ना, तो अगर आप इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको, हमको लगता है बेसिक टर्म आपको सीखना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और समझना आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ ईयर मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या है, सिंकिंग फंड मेथड। और समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड्स। अगर आपका किसी भी चीज का कीमत बढ़ता है, ठीक है, अगर आपका किसी भी चीज का कीमत क्या होता है, चेंज होता है, बढ़ता है। ठीक ना, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या होता है, एस्टीमेट को फिर से बनाया जाता है, क्योंकि अब प्राइस बदल बढ़ चुका है। पहले सीमेंट बैग हम मान के चल रहे थे कि 500 रुपया बोरा है, अभी 550 हो गया, तो प्राइस बढ़ गया है कि नहीं। अगर मान के चलो घर बनाने में हमारा जो 2000 बोरा सीमेंट लगा, ठीक है, तो हमको तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए हमको क्या करा जाता है, एस्टीमेट को रिवाइज किया जाता है। और ये चीज कब होता है, सवाल ये है कि अगर आपका प्राइस लेवल में चेंज हुआ तो एस्टीमेट को रिवाइज किया जाता है। और ये चीज कब होता है, इफ द सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड्स। अगर सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड करता है क्या, तो 5%, अगर सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड कर गया तो हमारा ये एस्टीमेट को रिवाइज किया जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5%। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज नोन एज। ठीक ना, अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी, मान के चलिए हमारा कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको हमने तोड़ फोड़ नहीं किया है, ठीक ना, और उसका लाइफ जो है खत्म हो चुका है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक, तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि सर नन ऑफ दीज क्या हो, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से जो ऑप्शन है वो हमारा, वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी इज मेजर्ड इन। डीपीसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं,
तो इसके लिए आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। हम लोग डीपीसी को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ। कारपेट एरिया जो है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी एग्जाम में देखिएगा ना, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, ये सब बहुत पूछता है। ठीक है, तो कारपेट एरिया में क्या नहीं आता है, इसमें से क्या चीज है जो कि कारपेट एरिया में नहीं आता है? जैसे बाथरूम एंड लेबोरेटरी, किचन एंड पेंट्री, ये सब में से ऐसा क्या है जो कारपेट एरिया में नहीं आता है? ठीक है, तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक, कारपेट एरिया मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग कारपेट बिछा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा घर है, ठीक ना, उसमें कारपेट एरिया का बात किया जाए तो जहां जहां हम लोग कारपेट बिछा सकते हैं वो सारा चीज हमारा क्या आ जाता है? कारपेट एरिया में आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो एस्टिमेशन में होता है, इसमें आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड। लेंथ ऑफ वॉल जो है वो क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल और किसके बीच में ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है? तो हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल लिया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ए लीज लैंडेड टू बी। ए जो है बी को लीज देता है। ए जो है, ए लीजेज लैंड टू बी। ए जो है बी को लैंड लीज पे देता है, एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन है? कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर, द लीज इज कॉल्ड। ठीक है, जो ए जो है बी को जमीन लीज पे देता है और उसको कहा जाता है, कंडीशन क्या है? आपको जो है 100 माइल 1 घंटा में चलना पड़ेगा। तो ये किस तरह का लीज है? बात समझ में आ रही है? इसका कोई तुक, ये जो लीज है ना, इसका कोई तुक ही नहीं बनता है। 100 माइल चलोगे 1 घंटा में तो हम तुमको जमीन अति लीज पे दे देंगे, इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाइड लीज हो जाएगा। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा ये सवाल है, सवाल क्या कहता है? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ओवर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़िएगा ना तो एक बड़ा प्यारा चीज आता है, वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, इस चीज को आप समझिएगा कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, क्योंकि ये बार बार आपको रिपीट करेगा। और यहाँ पे जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया डिमांड और सप्लाई समझाइए एग्रीगेट। एग्रीगेट कहते हैं गिट्टी को, ठीक है, या फिर बालू को भी एग्रीगेट कहते हैं। अगर बालू है तो उसको फाइन एग्रीगेट कहेंगे, अगर गिट्टी है तो उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। ठीक ना, तो आपको एग्रीगेट के टर्म में आपको डिमांड और सप्लाई समझाना है। ठीक है, यही सवाल है और कुछ नहीं है। तो देखो, डिमांड और सप्लाई क्या है, इस चीज को हम समझाते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल से। तुम कभी कभी सुनता होगा कि मार्केट में जो है प्याज का रेट, ओनियन जिसको आप कहते हैं प्याज, इसका रेट बहुत ज्यादा हो गया, या फिर कभी कभी इसका रेट गिर जाता है। कैसे गिरता है? अब जैसे कि मान के चलो, मार्केट में जो है 100 केजी प्याज की आवश्यकता है, कोई मार्केट है वहां पे 100 केजी प्याज की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन जहां से भी मार्केट आ रहा है, सॉरी, जहां से भी प्याज आ रहा है, चाहे किसान से हो या फिर मंडी से हो, कहीं से भी जो प्याज आ रहा है, तो वो 100 केजी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वो 80 केजी तक ही दे पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? डिमांड हमारा क्या है? ज्यादा है। ठीक ना, सप्लाई कम है। डिमांड हो गया ज्यादा और सप्लाई हो गया कम। ठीक है, अगर हमारा 100 केजी प्याज चाहिए मार्केट को और हमारे पास 80 किलो ही पहुंच पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब देखिए कि इसका एक और केस बनता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हमारा प्राइस हाई हो जाएगा। ठीक ना, जरूरत ज्यादा है और मिल कम रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा? प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम है तो प्राइस हाई हो गया। अब इसका एक उल्टा केस होता है। उल्टा केस में हमारे पास क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो है डिमांड है 80 किलो का। ठीक ना, और अभी नया नया प्याज का खेती हो गया, तो किसान के पास प्याज बहुत है, वो बेचना चाहता है कहीं से रुक के खराब ना हो जाए, तो उसके पास 100 किलो प्याज है। ठीक है, तो सप्लाई हो गया क्या? 100 किलो। ठीक है, और डिमांड है 80 किलो। सप्लाई यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। क्योंकि सप्लाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि किसान के पास ज्यादा प्याज है। तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है कम। बात समझ में आ रही है? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो अब कोई लेना नहीं चाह रहा है, कोई लेना नहीं चाह रहा है, तो स्वाभाविक है क्या होगा? प्राइस घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज पूरा इकोनॉमिक्स को तय करता है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। ठीक, अगर डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस ज्यादा। सप्लाई कम है,
डिमांड ज्यादा, सॉरी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम। जैसे तुम देखोगे पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, तो एक कारण ये भी, ऐसे तो बहुत सारा कारण होता है, लेकिन एक कारण आप ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोल का डिमांड ज्यादा है और उसका सप्लाई कम है, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास कम मात्रा में है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा डिमांड और सप्लाई का खेला है। इसको आपको समझाना है किसके चक्कर, किसमें, इसको आपको समझाना है एग्रीगेट के रूप में, कि अगर हमारा जो है एग्रीगेट गिट्टी बालू ये सब का रेट जो है, सॉरी ये डिमांड और सप्लाई जो है, इसके आधार पर आपको इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल समझाना है। तो कैसे कैसे इसको हम समझेंगे, देखिए सबसे पहला बात आपको बताते हैं, एक बहुत अच्छा चीज हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब देखिए कि अगर बालू गिट्टी का डिमांड जो है ये हमारा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्राइस को, किसका प्राइस को, रॉ मटेरियल लेबर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को। जैसे मान के चलो अगर गिट्टी का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो चीज सप्लाई उसका बहुत कम है, ठीक है, गिट्टी मिल ही नहीं रहा है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक ना, तो इससे हमारा क्या होगा कि बहुत सारा चीज पे असर पड़ेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको तो बनाना ही है, अब मिल नहीं रहा है तो आप महंगा से महंगा खरीद के बनाइएगा। आप समझ में आ रही है? तो एग्रीगेट का डिमांड और सप्लाई जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को असर करता है, इसका प्राइस वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से गौर से सुनिएगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, एग्रीगेट का अगर डिमांड इंक्रीज कर गया, ठीक है, और सप्लाई बहुत कम है, मतलब मार्केट में मिल ही नहीं रहा है और इसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि घर उर सबको बनाना है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, हाइयर मटेरियल कॉस्ट, उसका पैसा जो है कीमत बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन में जो भी खर्चा आ रहा है वो खर्चा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज। और उसी तरीके और उसी के विपरीत क्या होता है, वाइल राइज इन एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट का जो है सप्लाई बढ़ जाए, ठीक ना, एग्रीगेट का क्या हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए। अभी जो है हमारा डिमांड कम है, लेकिन मार्केट में जो है गिट्टी बहुत ज्यादा हो गया और हमारा जो है डिमांड उतना नहीं है, तो अब बहुत ज्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं बेचना चाहेगा, तो बेचेगा तो उसका क्या कर देगा, कीमत घटाएगा, कैन लोअर कॉस्ट। अब अगर मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम क्या होगा, सस्ता में होगा, है कि नहीं, तो हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा। तो इसलिए हमारा जो है डिमांड और सप्लाई मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कहता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एस्केलेशन कंसीडरिंग इन एस्टीमेट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइस एस्केलेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस एस्केलेशन होता क्या चीज है, प्राइस एस्केलेशन का मतलब क्या होता है। तो प्राइस एस्केलेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है, जब किसी चीज का कीमत बढ़ जाता है ना तो उसको प्राइस एस्केलेशन एस्केलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल का अगर दाम बढ़ गया तो पेट्रोल, तो ये क्या हो गया, प्राइस एस्केलेशन का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस एस्केलेशन क्या है, किसी भी चीज का दाम बढ़ना। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये बताना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एस्केलेशन इन कंसीडरेशन एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अगर किसी भी एस्टिमेशन स्ट्रक्चर का आप एस्टिमेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें प्राइस एस्केलेशन मतलब दाम बढ़ने का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान के चलो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, price escalation consideration is important in the estimation of structure because it accounts for future increase in the cost of material labor। ठीक है, जब हम लोग कोई भी estimate बनाते हैं, ठीक ना, तो उसमें हम लोग प्राइस एक्सकिलेशन को इसलिए करते हैं कि अगर मान के चलो भविष्य में लेबर का मजदूरी बढ़ गया या फिर मटेरियल का कीमत बढ़ गया, जैसे मान के चलो अभी ईटा जो है 10 रुपया पीस मिल रहा है, बाद में ईटा 12 रुपया पीस हो जाएगा। ठीक है, या फिर मजदूरी अभी जो है लेबर पर डे 500 रुपया ले रहा है, बाद में कहेगा नहीं हम अब जो है 600 रुपया लेंगे। तो इस तरीके से जब प्राइस में हमारा जो है फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग प्राइस एक्सकिलेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को फिर पॉकेट से पैसा देना पड़ जाएगा। समझ में आ रही है? तो प्राइस एक्सकिलेशन, अगर कीमत बढ़ जाएगा तो हम लोग एस्टिमेशन में क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो सब चीज हमको पहले से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनरली हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज जो है नियम कानून चेंज होता है तो प्राइस हमारा बढ़ ही जाता है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, अच्छा इसी में एक और पॉइंट देख लीजिएगा, अगर आप प्राइस एक्सकिलेशन को कंसीडर नहीं करते, अगर आप उसको शुरू में जब एस्टिमेशन बना रहे हैं उस समय अगर प्राइस को आप प्राइस एक्सकिलेशन को कंसीडर नहीं करते, मतलब एस्टिमेशन बनाते समय हम लोग ये नहीं मान के चल रहे भविष्य में हमारा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा जो भी है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या होने वाला है, कॉस्ट ओवररन का केस देखने को मिल सकता है कि आपका जो पैसा ही खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आप तो पहले से मान के चले तक हमारा तो कम ही पैसा में हो जाएगा, अब पैसा ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये कीमत बढ़ चुका है। ठीक है, तो कॉस्ट ओवररन देखने को मिल सकता है, मतलब आपका पैसा खर्च हो जाएगा।
ठीक है, और काम अभी बाकी ही है, या फिर काम में डिले हो सकता है क्योंकि आप पहले से जोड़ के रखे थे कि हमारा जो कम पैसा में काम हो जाएगा, अब पैसा है ही नहीं तो आपका काम रुका हुआ है। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ये सब चीज जोड़ के नहीं चल रहा है तो उसका प्रॉफिट नहीं बन पाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका जो पैसा था वो महंगाई की वजह से वो चला गया, उसका प्रॉफिट वाला पैसा। ठीक, तो इसलिए हमारा जो है कॉस्ट प्राइस एक्सकिलेशन हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्सकिलेशन का मतलब क्या? किसी भी चीज का कीमत बढ़ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी का क्या स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी के टर्म में, उसको देखिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है ना, तीन तीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग सबका आंसर देखते हैं। बात समझ गए? तो पहला क्वेश्चन क्या, प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है इंडियन इकोनॉमी में, ये आपको समझाना है। तो हमारे पास जो है, देखते हैं हम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है। अच्छा, एक और बात आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाले हैं। ठीक है, ये इसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाले हैं। क्यों नहीं कराने वाले हैं, इसका दो तीन कारण बताते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल्स दिया गया है उसमें हमारा क्या है, फिगर का इशू है। फिगर में हमारा बहुत सारा चीज मिसिंग है, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक ना? और दूसरा बात ये भी है कि आपका जो है किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स रिपीट नहीं करेगा, ये चीज आप 100% कंफर्म रखिए। तो जो चीज रिपीट नहीं करेगा उसको देखने से क्या फायदा है कि नहीं? इससे अच्छा आप जो न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो बनाना आसान हो जाएगा। ठीक, और मेन रीजन छोड़ने का यही है, लैंग्वेज इशू। उसके बाद एक और रीजन है, एस्टिमेशन सबका न्यूमेरिकल जो है ना बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक ना? अगर हम लोग सारा न्यूमेरिकल देख लेंगे, अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा ना, तो हर क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल एडेड है। ठीक है, अगर हम लोग सारा न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा वीडियो हो गया 4 घंटा का। ठीक है, तो वैसे में आपको बोरिंग हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बचता है, आपको पढ़ना बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रिवाइज करना रहता है, 4 घंटा आप लगाने से फायदा नहीं है। ठीक है, और एक बात बताते हैं, एग्जाम में थ्योरी भी आता है, समझ गए? तो अगर आप सिर्फ थ्योरी भी देख के जाइएगा ना, तो मेरे अनुसार आप पास कर जाएगा अच्छा नंबर से, आराम से 40 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा सिर्फ थ्योरी के दम पे चला गया एग्जाम में, तो उसको मिनिमम 40 नंबर आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है मैक्सिमम लोग जो है एग्जाम आता है तभी पढ़ता है, तो उसका अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप थ्योरी समझ के जाइए, आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी का जो है इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें हम लोग तीन सेक्टर में बांटते हैं। इस चीज को किस सेक्टर में बांटते हैं? तीन सेक्टर। पहला सेक्टर हमारा क्या, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या क्या चीज आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग और रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। मतलब जहां से आपको रॉ मटेरियल मिलता है वो सारा चीज क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, एक्चुअली तो हमको रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। अब रेस्टोरेंट में खाना चाहिए तो सबसे पहले तो अनाज उगेगा। अनाज कहाँ उगता है, एग्रीकल्चर, कृषि में उगता है। ठीक है, अगर हमको ईंधन बनाने के लिए कोयला चाहिए तो कोयला कहाँ से आएगा, माइनिंग से आएगा। ठीक है, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल निकालने का जो सेक्टर है, जहां से मतलब कोई भी चीज सबसे पहले निकलता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद अब सामान निकलने के बाद क्या होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे हमको बिस्किट खाना है। ठीक है, जैसे हमको क्या करना है, बिस्किट खाना है, तो बिस्किट हमारा क्या है, मैदा से बना हुआ है या आटा से बना हुआ है। मान के चलिए हम आटा मान के चलते हैं कि हमारा बिस्किट जो है आटा से बना हुआ है। ठीक है, और आटा के लिए हमको क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए। तो गेहूं उगेगा कहाँ पे, गेहूं उगेगा प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्या करेंगे, ये आटा तैयार किया जाएगा और आटा से बिस्किट मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी सेक्टर में जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या किए, गेहूं काट लिए, सॉरी गेहूं तो उगाए और उसको काट लेते, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर था। सेकेंडरी सेक्टर में उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करके बिस्किट बनाएंगे। ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले आटा तैयार करेंगे फिर बिस्किट बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया। अब इसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस बिस्किट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इस बिस्किट को क्या करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा क्या है, टर्शियरी सेक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो आपको हम बता दिए कि तीन सेक्टर कैसे है। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को तैयार करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल वहां से निकालते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करते हैं। और टर्शियरी में हम लोग सर्विस देते हैं। ठीक है, सर्विस देते हैं मतलब वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें टर्शियरी सेक्टर में, उसमें बैंकिंग है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब किसी भी तरह का आप सर्विस देते हैं, इंसान तक कोई भी सुविधा पहुंचाते हैं, तो वो सब आपका क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया।
बात समझ में आ रही है? जैसे आप कोई कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या टर्सरी सेक्टर है। क्यों टर्सरी सेक्टर? क्योंकि वो आपको एक सर्विस देता है, आपको कोई भी चीज सिखाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारा जो बिस्किट मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक ना, उसको कस्टमर तक पहुंचा रहा है, कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, आपको एक सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा क्या है? इंडियन इकोनॉमी का 3 सेक्टर हो गया। किसके आधार पे? प्रोडक्टिव एक्टिविटी के आधार पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे तो आप इसको बचपन से पढ़ रहे होंगे, क्लास 9 10th की इकोनॉमिक्स में मिल जाता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या कहता है? व्हाट डू मीन बाय फिस्कल सेक्टर इकोनॉमी? ये जो शब्द है फिस्कल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर का मतलब क्या है आपको पहले समझाते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप सुनते होंगे गवर्नमेंट कहता है ना कि हम जो है इस बार शिक्षा पे 5,000 करोड़ खर्चा करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग जो है इस बार जो है रोड पे इतना पैसा खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। और ये सब पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सरकार का जो खर्च है और उसका जो टैक्स है, ये सब चीज किसके अंदर आता है? फिस्कल सेक्टर में आता है। इसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक ना। सरकार का जो क्या है, पैसा का सोर्स है, पैसा का सोर्स क्या है? सरकार का टैक्स। और उसका जो खर्च का सोर्स है, मतलब जो उसका बजट है, ठीक है, इसी चीज, ये सब चीज किसके अंदर आता है? फिजिकल सेक्टर या फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। तो क्या कर रहा है फिजिकल सेक्टर में? क्या आता है? ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू गवर्नमेंट्स रोल इन इकोनॉमिक मैनेजमेंट थ्रू टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड बोरोइंग। कि सरकार का क्या रोल है, किसमें? टैक्सेशन में, स्पेंडिंग जो खर्च करता है सरकार, और जो पैसा उधार लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल सेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि सरकार का हमारा जो है क्या रोल है, किसमें? टैक्सेशन में, स्पेंडिंग और बोरोइंग में, पैसा उधार लेना, टैक्स लगाना, पैसा खर्च करना, वो सब चीज जो सरकार के लिए बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल सेक्टर कहते हैं। और आम जनता के लिए जो बनता है, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। चलिए, इट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो है अगर सरकार जो है रोड बनाने पे ज्यादा खर्च कर रहा है, स्कूल बनाने पे ज्यादा खर्च कर रहा है, हॉस्पिटल बनाने पे ज्यादा खर्च कर रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा जो बहुत सारा चीज को कंट्रोल करता है, पब्लिक सुविधा बढ़ रहा है। जैसे मान के चलो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारा क्या हो रहा है? रोड बन रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? एक कहीं भी अगर गांव में भी कोई छोटा छोटा सामान बन रहा है, तो वो बड़ा बड़ा शहर में जा सकता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बात समझ गए? चलिए, इसमें एक और सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्ट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस मतलब सबसे कम मजदूरी क्या मिलना चाहिए? जैसे कि हमारा कोई लेबर है, ठीक है, तो ये तय होगा ना कि भाई कम से कम उसको कितना मजदूरी मिलना चाहिए, है कि नहीं? अब कोई कहेगा कि नहीं, हम तुमको पर डे 50 रुपया देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुआ। अभी के समय में अगर कोई 50 रुपया पर डे कमाएगा, तो उसका क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी मजदूर को कम से कम कितना मजदूरी मिलना चाहिए, ये तय होता है। इसके लिए एक नियम कानून बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट कहते हैं, ठीक ना। हमारा क्या है कि किसी भी मजदूर को कम से कम कितना पैसा मिलेगा, ये कौन तय करता है? मिनिमम वेजेस एक्ट तय करता है। ये जो है नियम आया था कब? 1948 में, ठीक ना। इसके इस नियम के तहत हमारा क्या होता है? इस नियम के तहत हमारा जो है मजदूर को कितना कम से कम पैसा मिलेगा, वो ये नियम तय करता है, ठीक ना। उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, कम से कम उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये कौन तय करता है? मिनिमम वेजेस एक्ट तय करता है। अगर देखिए ये सब नियम कानून नहीं होगा ना, तो बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री का मालिक है या बड़ा बड़ा जो कंपनी का मालिक है, वो क्या करेगा? मजदूर का खून चूस लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज जो है नियम बनाता है, सरकार नियम बनाता है कि हमारा जो मिनिमम कितना पैसा मिलना चाहिए, मिनिमम कितना घंटा काम होना चाहिए, मैक्सिमम एक आदमी कितना घंटा जॉब कर सकता है, ठीक है, उसको वीक में लीव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारा चीज आपका क्या हो गया? किसके अंदर आ जाएगा? ये सब आ जाएगा मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला चीज देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? अगला क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन इकोनॉमिक्स। आपको जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब, सॉरी, क्या यूज है इकोनॉमिक्स में, वो बताना है। लीनियर प्रोग्रामिंग आप, हमको याद है आप पढ़े होंगे क्लास 12 के मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना होगा। तो हमको ये सवाल कर रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या एप्लीकेशन, यानी कि क्या यूज है किसमें? इकोनॉमिक्स में, पहले वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी टूल्स ऑन द इकोनॉमी? कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्या यूज है इकोनॉमी पे, वो बताइए। व्हाट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, वो बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय लीड एंड लिफ्ट इन अर्थवर्क एस्टिमेशन? लीड और लिफ्ट क्या है अर्थवर्क एस्टिमेशन में, वो आप बताना है। देखो, ये एक क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन ऐड है,
ठीक है, तो हम लोग चारों का आंसर अलग अलग देखेंगे। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी है, ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा उसमें एक न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब तुम सोचो कि 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सब पे हम लोग क्या करेंगे, दो दो लाइन लिखेंगे। अब एक ही चीज एक ही क्वेश्चन में बहुत डिटेल लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सब में क्या करेंगे, दो दो लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके सबका आंसर देखते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या यूज है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। देखो एक्चुअली जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, इसका मेन काम ही है किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, किसी चीज को हम लोग कम में कितना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उससे मैक्सिमम हम लोग कितना बेनिफिट ले सकते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक, जैसे कि मान के चलो हमारे पास जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जो भी संसाधन है, जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे किससे, लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक ना, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास अगर गिट्टी बचा हुआ है, ठीक है, तो गिट्टी जो बचा हुआ है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा है, ठीक ना, काम हो रहा है तो उसमें हमारे पास सीमेंट बच गया, सीमेंट को हम लोग कैसे एलोकेट करें, मतलब उसका कैसे कैसे यूज करें, हमारा जो है सीमेंट बेकार ना जाए। ठीक है, मतलब उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो ये सब काम जो है, ऐसा तो नहीं है कि हम छोटा मोटा काम के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग लगाएंगे, लेकिन बड़ा बड़ा काम में ये सब लगाया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो है लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक, जैसे मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, जैसे कि इसमें हमारा क्या है कि कम मेहनत में हमको क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। यही मेन काम है किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का। यानी कि ये मेन काम क्या करता है, ऑप्टिमाइज करना, किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है कौन, लीनियर प्रोग्रामिंग। बात समझ में आ रही है कि सस्ता में हमारा जो है कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये तुम्हारा किस में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि मान के चलो तुमको कोई ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, ठीक ना, उसके लिए तुम्हारे पास 3 जगह से मटेरियल आ सकता है। पुल बनाने के लिए जो भी हमारा मटेरियल है, ए बी सी 3 जगह से आ सकता है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत ये तय किया जा सकता है कि हमारा जो है कहाँ से मटेरियल लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बात समझ में आ रही है, कहाँ से मटेरियल लेना ज्यादा हमारा फायदेमंद रहेगा, ये कौन तय करेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत तय किया जा सकता है। क्या ब्रिज बनाने के लिए मटेरियल ए से लेना चाहिए कि बी से लेना चाहिए कि सी से लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, ये सब जो है लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत मदद करता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, ऑप्टिमाइज करना, किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना। और इससे फायदा क्या होता है, सस्ता कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है हमको देखने को। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमी पे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और फिजिकल पॉलिसी क्या है। ये जैसे कि हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, ये हो गया फिजिकल पॉलिसी। तो अब फिजिकल पॉलिसी तो अभी आपको हम तुरंत समझाए हैं कि फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि सरकार का खर्च और टैक्स लगाने का जो तरीका है वो सब फिजिकल पॉलिसी। सरकार शिक्षा पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, हेल्थ पे कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा कि सरकार टैक्स कितना लगा रहा है। तो ये जो है हमारा खर्च और टैक्स का जो सिस्टम है, वो हमारा क्या है, फिजिकल पॉलिसी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया, सॉरी कंट्रोल होता है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या कंट्रोल होता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक, इंटरेस्ट रेट कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम देखेगा ज्यादातर लोग अब हमारे देश में, अब जो है ज्यादातर लोग बिजनेस कर रहे हैं। पहले नहीं था इतना, ठीक है, लेकिन अब ज्यादातर लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा जिसके पास नहीं उसको क्या मिलता है, लोन मिलता है। या फिर किसी को घर बनाना हो, लोन मिलता है। कार खरीदना है, लोन मिलता है। तो ये जो लोन का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये जो लोन का इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल होता होगा ना। अगर तुम बैंक के पास जाओ, कहेगा हम 50 रुपया 50% इंटरेस्ट लेंगे, तो ये तो फिर गलत है, आम आदमी माथा पकड़ लेगा, है कि नहीं। तो उसका एक फिक्स इंटरेस्ट तय किया जाता है कि इतना परसेंट पे हमको इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे हम पैसा दे देंगे। या फिर अगर मार्केट में पैसा कम हो गया है तो पैसा जो है सरकार अलग से डालती है। तो ये सब चीज जो है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। कंफ्यूज नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसी अलग चीज है, ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी जो है अलग चीज है।
बात समझ में आ रही है? तो फिजिकल पॉलिसी में हमारा क्या होता है, सरकार के पास जो है कितना वो खर्च करेगी और उसका कितना टैक्स के थ्रू वो कमाएगा। ठीक है, ये सब चीज किसके अंदर आता है, सरकार जो भी खर्च करेगा और उसका जो भी इनकम होगा वो हो गया फिजिकल पॉलिसी में। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट की लोगों को कितना दर पे पैसा मिलेगा। ठीक है, या महंगाई वगैरह हो गया, बेरोजगारी हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें क्या कहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब, जैसे मान के चलो तुमको हम कोई काम करने दिए, ठीक है, अगर तुम वो काम छोड़ के भाग जाओगे तो हमारा तो भाई नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तुमसे एडवांस में कुछ पैसा ले लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहेंगे। बात समझ में आ रही है, हम तुमसे एडवांस में कुछ पैसा ले लेंगे गारंटी के तौर पे, तुम काम छोड़ के भागोगे नहीं। बात समझ में आ रही है, अगर तुम काम छोड़ के भागोगे तो वो पैसा मेरा हो जाएगा, है कि नहीं। तो तुम पैसा की वजह से काम कभी छोड़ के भागोगे नहीं, तो वही क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, एक तरह का गारंटी प्रोवाइडेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है एक तरह का गारंटी दिया जाता है कि भाई हम देखिए आपको काम करेंगे, बदले में आपके पास मेरा इतना पैसा जमा है, तो पैसा तो हम छोड़ के भागेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्टर एक तरह का गारंटी देता है। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो पैसा क्या कीजिएगा, लौटा दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि आपसे जो है हॉस्टल वगैरह में अगर कोई रहा होगा तो उससे जो है सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। ठीक ना, हॉस्टल वगैरह में अगर कोई बच्चा रहा है उससे सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। कहीं हॉस्टल में तुम तोड़ फोड़ कर दिया उसके बाद भाग जाओगे तो हॉस्टल का नुकसान कौन बढ़ेगा। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी मनी से बढ़ाया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक तरह का गारंटी है। ठीक है, कि अगर हम कुछ भी गलत किए या काम उम छोड़ के भाग गए तो आपके पास मेरा जो है पैसा जमा है, तो वो हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन में देखिए, बड़ा खतरनाक चीज है, लीड और लिफ्ट पूछा गया। लीड और लिफ्ट किसमें, अर्थ वर्क एस्टिमेशन में। अर्थ वर्क एस्टिमेशन मतलब मिट्टी का जो भी हमारा काम होगा उसमें लीड और लिफ्ट का क्या मतलब है। देखिए आपको बताते हैं, इस चीज को थोड़ा गौर से समझिएगा कि लीड हमारा क्या होता है। तो लीड हमारा जो है एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो, कि लीड हमारा क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और लिफ्ट जो है क्या बताता है, वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। ठीक ना, लीड हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है, लिफ्ट क्या बताता है, वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। ठीक, जैसे कि मान के चलो कि अगर हमारा जो है कहीं पे मिट्टी खोदा गया है, ठीक है, हमारा जो है कहीं पे क्या हो गया, मिट्टी खोदा गया, तो मिट्टी खोदने के बाद हम उठा करके किसी और जगह जाके रखते हैं कि नहीं। बात समझ में आ रही है, जैसे मान के चलो पोजीशन ए हो गया, यहाँ पे हमारा मिट्टी खोदा गया और इसको उठा करके हम लोग पोजीशन बी पे ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा साइट ए है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी खोदे हैं, और इसको उठा करके साइट बी पे ले जाकर रखेंगे। तो यहाँ से ए से बी जाने में कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय हुआ है ए और बी के बीच में, इसको हम लोग लीड करते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये डिस्टेंस हम लोग ए के सेंटर से लेते हैं और बी के सेंटर से लेते हैं। बी का जो साइट है उसके सेंटर से लेंगे, ए का जो साइट है उसके सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो तय किया गया उसको हम लोग लीड करते हैं। अब लिफ्ट क्या होता है, देखिए, जैसे कि मान के चलो हम लोग साइट ए पे मिट्टी खोदेंगे, तो मिट्टी तो हम लोग खोदेंगे नीचे से, तो उसको ऊपर उठाएंगे ना भाई, जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उस चीज को हम लोग लिफ्ट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। और आपको एक बात बताते हैं, अगर हमारा जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में लीड लिफ्ट मेंशन नहीं किया जाता है तो अर्थ वर्क में हमारा जो है जनरली 30 मीटर लीड लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो हम लोग 30 मीटर जनरली क्या लेते हैं, लीड लेते हैं, और 1.5 मीटर लिफ्ट लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप लीड और लिफ्ट का डाटा अपना देख लीजिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में लीड और लिफ्ट मेंशन नहीं है तो लीड हम लोग जनरली 30 मीटर लेंगे और लिफ्ट कितना लेंगे, 1.5 मीटर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एस्टीमेट। एस्टीमेट में क्या क्या चीज होना चाहिए आपको वो पहले बताना है। लिस्ट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, अगर आप कोई डिटेल्ड एस्टीमेट बनाइएगा तो उसमें आपको क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्टीमेट। किसी भी एस्टीमेट का क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको बताना है, और आपको बताना है कि कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे ताकि हम लोग कोई एस्टीमेट आसानी से बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी एस्टीमेट का। किसी भी एस्टीमेट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स लेबर एंड टाइम नीडेड फॉर ए प्रोजेक्ट। कोई भी हम लोग काम अगर करेंगे तो उसमें हमको कितना मटेरियल लगेगा, कितना मजदूर आएगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, वो सब चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंसीज एंड ओवरहेड्स। ठीक ना,
आपका जो भी प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा, ठीक है, उसको आप एस्टिमेट कीजिए। ठीक, उसमें जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो सब भी आपको लेना है। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं, जैसे मान के चलो बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक, तो बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हमको बिल्डिंग बनाने में क्या लगेगा, मजदूर का खर्चा आएगा, ठीक है, जो मटेरियल लगाएंगे मटेरियल का खर्चा आएगा, यही सब हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन कभी सोचे हो कि अदर एक्सपेंस भी तो होता है, जैसे कि अगर कोई सामान ला रहे हो तुम, मटेरियल ला रहे हो तो मटेरियल लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो अगर मजदूर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट पे रह रहा है तो उसका रहने और खाने का खर्चा आएगा, तो ये सब चीज बहुत सारा जो है अलग से जो खर्चा आता है वो सब ओवरहेड में चला जाता है। ठीक, या फिर अगर मान के चलो कोई फंक्शन वगैरह हो गया तो उसमें भी उसको कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान चाहिए। अब जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी है तो उसमें मजदूर कहेगा सर जिलेबी खिलाइए, ठीक है, तो वो सब चीज का भी खर्चा आ गया। या फिर अगर कोई मान के चलो किसी को चोट लग गया, कोई भी तरह का नुकसान हो गया, तो वो सब बहुत तरह का खर्चा आता है, तो वो सब हम लोग ओवरहेड में देख लेते हैं। उसके बाद क्या, प्रोविजनल ऑफ ए डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ क्वांटिटीज एंड रेट्स, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो तुम कहा कि हम घर बना रहे हैं, ठीक, और हमको 20 लाख का खर्चा हो गया। अब कोई आदमी सोचेगा 20 लाख कैसे खर्चा हो गया, कहाँ खर्चा हुआ, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम एस्टिमेट बना चुके हैं तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है 500 रुपया पर पीस के अनुसार से हम 1000 टाइल्स लगाए हैं, तो उसमें हमारा इतना खर्चा हो गया। तो ये सब चीज जो है अगर आपको रेट उट मालूम हो जाए तो एस्टिमेट के थ्रू आप उसको एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट बताने समय कौन कौन सा फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, साइट कंडीशन। ठीक है, एस्टिमेट बनाने से पहले हम लोग देख लेंगे कि साइट का कंडीशन क्या है, अगर सॉइल का क्वालिटी क्या है, टोपोग्राफी क्या है, एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी करने का मतलब आसपास में हमारा कौन कौन सा दुकान है, कहाँ से हम लोग कौन सा मटेरियल मिल सकता है, ठीक है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, ठीक ना। सॉइल का क्वालिटी क्या है, अगर मिट्टी कमजोर है तो पहले उसमें स्ट्रेंथ डालने की कोशिश किया जाएगा। बहुत तरह का चीज जो है देखा जाता है। एस्टिमेट बनाने से पहले हम लोग को क्या कंसिडर करना है, वहाँ का आसपास का कंडीशन क्या है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो जहाँ तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहां पे आसपास चौड़ा चौड़ा रोड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रक ले जा सकते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे हम लोग क्या दिखा देंगे कि चौड़ा रोड है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रक लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर रोड छोटा है, ट्रक नहीं जा सकता है, तो वहां पे हम लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे। तो अब तुम खुद समझो कि ट्रक ले जाने में जो है कॉस्ट अलग आएगा और ट्रैक्टर ले जाने में कॉस्ट जो है क्या होगा, अलग आएगा। तो एस्टिमेट बनाते समय अगर हमको वो सब चीज देख लेंगे स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो है जहाँ पे काम होने वाला है वो साइट कैसा है, तो हम लोग को रेट जोड़ने में मदद हो जाएगा, ट्रक ले जाना ट्रैक्टर ले जाना। दूसरा चीज जो है हम लोग को मटेरियल कॉस्ट देखना पड़ेगा कि हमारा जो है करंट प्राइस क्या है मटेरियल का और भविष्य में कितना बढ़ सकता है। जैसे कि मान के चलो अभी सीमेंट जो है 550 रुपया बोरा मिल रहा है, क्या पता कल को 580 हो जाए, है कि नहीं। तो वो सारा चीज हमको मटेरियल कॉस्ट देख लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको लेबर रेट भी देखना पड़ेगा कि लेबर रेट हमारा जो है क्या चल रहा है अभी मार्केट में। जैसे कि अभी मान के चलो 500 रुपया पर डे लेबर का रेट चल रहा है, क्या पता कल को 550 हो जाए, जो भी हो जाए, तो हमको एस्टिमेट बनाने समय वो सब रेट तय कर लेना पड़ेगा और भविष्य में क्या चेंज हो सकता है वो भी कंसिडर करना है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जैसे कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा काम कितना दिन में होगा। अब जो मान के चलो कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो उसको तो मालूम है ना कि बिल्डिंग का काम करने में हमारा कितना टाइम लगता है, 6 महीना में बिल्डिंग बन जाता है, साल भर लग जाएगा कि 3 महीना में बन जाएगा। वो सारा चीज उसको मालूम होना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मालूम होना चाहिए कि कब काम में कितना समय लगता है। अब जैसे कि मान के चलो तुम जो है, जैसे हम हमारे यहाँ क्या होता है, जुलाई अगस्त में जो है बारिश बहुत होता है। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो है बारिश के पहले अगर काम हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बारिश में अगर काम हो रहा है तो मजदूर काम नहीं कर पाएगा, काम करते समय बारिश आ गया या ढलैया हो रहा है बारिश पड़ गया तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। ठीक ना। और अगर हम लोग बरसात के पहले ही काम खत्म कर लिए तो हमारा जो है, जैसे कि जो हम लोग क्यूरिंग का काम करते हैं, बना हुआ घर पे पानी पटाने का काम करते हैं, तो वो काम बरसात कर देगा, है कि नहीं। तो वो सब चीज से हमको अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मालूम हो जाए तो हम लोग समय देख के कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा जो मौसम के अनुसार कब क्या काम करना चाहिए। ठीक, जैसे बरसात से पहले अगर हम लोग एक्सटीरियर काम कर लेंगे तो बरसात का समय इंटीरियर काम कर सकते हैं, जैसे लकड़ी का काम हो गया, पेंट का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, बरसात में भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये सब चीज हमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मालूम होना चाहिए एस्टिमेट बनाते समय। साथ साथ कॉन्टीजेंसीज भी हम लोग देख लेंगे, जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो भी हम लोग को पता नहीं है, अननोन खर्च जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक, और साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे, ओवरहेड कॉस्ट भी देख लेंगे।
ठीक ना। किसी भी काम को करवाने के लिए तो बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, जैसे बोले नहीं कि अगर 15 अगस्त 26 जनवरी आ गया, अगर तुम मजदूर को जलेबी वलेबी नहीं खिलाओगे तो वो गुस्सा आ जाएगा, उस दिन सही से काम नहीं करता है। ठीक है। या फिर आपको जो है क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में आप चाहते हैं कि अगर हमारा जो है क्या कहते हैं, समय से पहले या फिर हमारे टाइम पे जो है मटेरियल डिलीवर हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी हो सकता है, कभी कभी देना पड़ सकता है, ताकि हमारा मटेरियल जो है टाइम पे डिलीवर हो जाए। तो ये सब जो है हमारा किस में आ जाता है, ओवरहेड एक्सपेंस में आ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन भी आपको देख लेना पड़ेगा एस्टिमेट बनाते समय। ठीक है। कि हमारा जो है इसमें कॉन्ट्रैक्टर को क्या बच रहा है, अगर उसको नहीं बच रहा है तो फिर वो क्या करेगा, आपका जो है सामान को खराब करेगा। ठीक ना। वो अलग अलग जगह पे पैसा दाबने का कोशिश करेगा, और अलग अलग जगह पैसा दाबेगा तो आपका मटेरियल क्या होगा, क्वालिटी जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग फैक्टर्स हो गया जो कि आपको एस्टिमेट बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज का। अगर ये सब चीज का आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा से होगा और सही तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन क्या करता है, एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ बीआईएम इन एस्टिमेशन। बीआईएम जो है, बीआईएम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इसका क्या क्या फीचर है एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन में इसका बीआईएम का क्या रोल है। उसके बाद आपको लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है वो भी बताना है। व्हाट इज सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है ये भी बताना है। सिंकिंग फंड तुम बहुत बार सुने होगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिपीट होते रहता है। चलिए हम लोग सबसे पहले बीआईएम का देखते हैं। तो बीआईएम हमारा जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है। बीआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। एस्टिमेशन में इस ये हमको क्या क्या चीज देता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एस्टिमेशन में हमको 3D विजुअलाइजेशन देता है। 3D विजुअलाइजेशन मतलब कि हमारा जो है घर बनने के बाद कैसा घर दिखेगा। ठीक है, हमारा जो है घर बनने के बाद कैसा घर दिखेगा, अगर वो आप पहले ही देख लिए हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा मटेरियल में क्या खर्चा आने वाला है। ठीक है। तो अगर हम कोई भी चीज को 3D में ऑलरेडी देख चुके हैं तो इससे हमको क्या मिलेगा, डिटेल मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर, प्रिसाइज मटेरियल एंड क्वांटिटी एस्टिमेट्स में हमको मदद मिलेगा। दूसरा डाटा मैनेजमेंट में। ठीक है। कि अगर हम देख लिया कि हमको कहाँ पे क्या लगाना है, जैसे हमारा घर का एक 3D व्यू बन चुका है। ठीक है। अब जो है तुम्हारा जो जिसको घर बनवाना है वो बोल रहा है कि नहीं, हम लोग जो है यहाँ पे छत पे हम लोग इस तरह का पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल लगाएंगे, नीचे जो है आप यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का ग्रेनाइट लगाइए। तो ये सब जो भी वो लगाएगा उसके अनुसार हमको क्या करना होगा, डाटा मैनेजमेंट में या फिर कॉस्ट वगैरह हमको देखना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि इसमें ये जो कलर चेंज कीजिए, यहाँ पे मार्बल लगे, तो वो बोल रहा है तो आपको डाटा मैनेज करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और ये सब करना पॉसिबल है किसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ बीआईएम के थ्रू। इसके अलावा भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है लेकिन हम लोग मेनली बीआईएम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लैश डिटेक्शन में मदद करता है। ठीक है। कि हमारा जो है कहीं पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए तो वो हम देख लेंगे। जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ से हमारा क्या हो गया, बिजली का तार गुजरा है और यहीं से अगर हमारा पानी का पाइप गुजर गया, तब तो भैया खतरनाक है। तो हमको जब एडवांस में ये सब चीज बनाएंगे तो हम देख लेंगे कि हमारा अगर जो है बिजली का तार अलग रास्ता से जाएगा तो हमारा एक्स्ट्रा खर्च कितना आएगा। वो सब चीज हमको एस्टिमेट बनाते समय बीआईएम की मदद से पता चल जाता है। चलिए लास्ट में हमारा क्या है, कॉस्ट सिमुलेशन। कि हमको मालूम चल जाता है कि हम लोग जो है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब कम लागत में बढ़िया काम और अच्छे तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन। ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, कोलैबोरेशन इंप्रूव हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि एक साथ हम लोग कितना काम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो घर बन के तैयार हो गया, अब एक ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, इधर लकड़ी वगैरह का काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सब चीज में हमको मदद मिल जाता है। या फिर स्टेक होल्डर को हम लोग कोलैबोरेट करना आसान हो जाता है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे यहाँ जो अभी फिलहाल जो है प्लम्बिंग का काम चल रहा है। ठीक ना। अब जो तुम्हारा कस्टमर है, क्लाइंट जो है वो कहीं और बैठा हुआ है और काम कहीं और चल रहा है। तो ठेकेदार जो है क्या करेगा, क्लाइंट को फोन करेगा कि सर देखिए आप अपना जो है, जो आपको बीआईएम के थ्रू हम मॉडल या नक्शा बना के भेजे हुए हैं उसको खोलिए, और उसमें देखिए कि 3 नंबर रूम में जो है कि हमारा स्विच कहाँ पे लगेगा। तो वहां से अब क्या हो जाएगा, कस्टमर को देखना आसान हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये कोलैबोरेशन में भी मदद करता है। आपसे ये पूछा गया लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। तो आपको हम बता देते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना काम समय पर पूरा नहीं करता है, ठीक है, तो उससे ली जाने वाली जो पेनल्टी है वो लिक्विडेटेड डैमेज कहलाता है। ठीक, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही से नहीं करता है या समय समय पे पूरा नहीं करता है, किसी भी तरह का काम खराब कर देता है, तो उससे जो भी हम लोग
प्री एग्रीड अमाउंट लेते हैं। प्री एग्रीड अमाउंट मतलब पहले तय किया जाता है कि अगर काम सही से नहीं होगा तो हम तुमसे पेनाल्टी लेंगे, वो पहले ही तय हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, लिक्विडेटेड डैमेज कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद हमारा क्या है, सिंकिंग फंड क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो है सिंकिंग फंड क्या होता है। जैसे कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा करने के लिए जो बनाया गया फंड, उसको हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक है, तो सिंकिंग फंड क्या है, जैसे मान के चलो तुमको इसका उदाहरण देता है सिंकिंग फंड का। अगर एक कंपनी जो है एक नया फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंकिंग फंड कहलाएगा। ठीक ना, अगर वो नया फैक्ट्री बनाना चाहती है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करिए, वो क्या आ जाएगा, सिंकिंग फंड हो जाएगा। तो ये सिंकिंग फंड इज ए रिजर्व फंड सेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिजर्व फंड सेट है। ठीक ना, टू पे ऑफ डेप्ट और रिप्लेस एसेट्स इन फ्यूचर। ठीक, चलिए आगे क्या कहता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट को अफेक्ट करने वाला जो जो फैक्टर है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू मीन बाय आउट टर्न वर्क। आउट टर्न वर्क से आप क्या समझते हैं, वो भी आपको बताना है। व्हाट इज कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस से क्या करना है, वो भी बताना है। देखिए एक्चुअली जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें हमारा क्या क्या काम किया गया। सबसे पहला तो हर क्वेश्चन में ए बी नहीं किया है, सब में क्या किया है, न्यूमेरिकल डाले हुए हैं। ठीक है, सब में क्या है, न्यूमेरिकल डाले हुए हैं। उसके बाद क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है कई सारा भर दिया है। बात समझ में आ रही है? जैसे तुम अभी तक में जितना क्वेश्चन देखोगे, सब में देखोगे 3 गो 4 गो क्वेश्चन रहता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिया। अब ऐसे कंडीशन में छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, अगर आप डिटेल में लिखने लगेगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग में टाइम लगता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, हर चीज मिलाना पड़ता है, तो टाइम लगने वाला पेपर है। ठीक ना, तो इससे अच्छा है कि आपको क्या करना है कि जो भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग आंसर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन 3 लाइन में ही हम लोग आंसर देके इसको छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज डिटेल में लिखने लगेगा, तब तो फिर आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा, तब तो और नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो है एनालिसिस ऑफ रेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमारा मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स नीड फॉर द प्रोजेक्ट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपको रेट मालूम है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कितना खर्चा होगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट भी हमारा जो है रेट एनालिसिस से तय हो जाता है कि मजदूर एक दिन में कितना पैसा लेगा, तो 30 दिन अगर काम करवाना है तो कितना पैसा होगा। ये सब किससे पता चलता है, रेट एनालिसिस से पता चल जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आएगा, वो भी हमको किससे पता चलता है, रेट एनालिसिस तय करता है। बात समझ में आ रही है, कि हमको किस मेटेरियल किस साइड से सामान लाने में क्या खर्चा आएगा, उसके अनुसार हम देख लेंगे, जहाँ सस्ता पड़ेगा वहीं से लाएंगे। उसी तरीके से मशीनरी कॉस्ट वगैरह भी देख लिया जाता है, कि हमको जो है कि रेंट पे लेना सही रहेगा, या फिर ऑपरेटिंग वगैरह जो भी होगा इक्विपमेंट का, वो कैसे कैसे तय होगा, वो सब इस पे एनालिसिस ऑफ रेट पे डिपेंड करता है। साथ साथ ओवरहेड। ओवरहेड में हमारा जो है कि काम करवाने के लिए या फिर कोई भी अदर चीज एक्टिविटी में जो भी हमारा खर्चा आएगा, वो सब के लिए तो रेट एनालिसिस जानना जरूरी है। अब सवाल ये होता है कि आउट टर्न वर्क क्या होता है। तो आउट टर्न वर्क का मतलब होता है कि किसी प्रोजेक्ट में वास्तविक में कितना काम पूरा, उसको आउट टर्न वर्क कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान के चलो कि तुमको एक दिन में 100 किलोमीटर रोड बनाना था। ऐसे तो एक दिन में 100 किलोमीटर बनता नहीं है, लेकिन सपोज दैट एक बात बोल रहे हैं कि एक दिन में 100 किलोमीटर रोड बनता था, और तुम बना पाए हो 80 किलोमीटर ही। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, आउट टर्न वर्क कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, कि वास्तविक में तुम एक दिन में कितना काम किए हो या कितना काम कर सकते हो, वो क्या है, आउट टर्न वर्क है। कि हमारा जो है रियल लाइफ वास्तविक जीवन में एक दिन में तुम कितना काम कर सकते हो या कितना काम किए हो, वो आपका क्या है, आउट टर्न वर्क है। बात समझ गए? चलिए ये तो आप समझ गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हमारा क्या, व्हाट इज कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, वो बताना है। तो किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट के लिए जो सामान्य खर्च होता है, ठीक है, जैसे कि बिजली पानी इंटरनेट, ठीक है, और भी बहुत तरह का चीज है, तो वो सब चीज हमारा जो है ओवरहेड एक्सपेंस में आ जाता है। जैसे कि मान के चलो कि तुम ऑफिस रखे हुए हो, ठीक है, ऑफिस में अभी स्टेपलर खरीद ली, तो वो आपका क्या, ओवरहेड एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है प्रोजेक्ट के अलावा, ठीक है, प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, प्रोजेक्ट के अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है, वो सब हमारा क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट जनरल स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। ठीक है, आपको जनरल स्पेसिफिकेशन लिखना है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का। ठीक, और स्पेसिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, साथ साथ आपको आर्बिट्रेशन भी बताना है। आइए देखिए, स्पेसिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। देखिए स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होगा, किसी भी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ठीक है, जैसे ठीक है तुम एस्टिमेशन बनाए हो, ठीक है, एस्टिमेशन में तुम सिर्फ लिख दिए विंडो, कि हमारा जो है विंडो पे हमारा कितना हो गया, 5,000 खर्चा हो गया। ठीक है, एस्टिमेट बनाए विंडो 5,000 खर्च हो गया। अब इसके बारे में तुमको डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई विंडो पे तुम 5,000 कैसे खर्च कर रहे हो। तो इसका जो लकड़ी आएगा यानी कि टिम्बर का पैसा हो जाएगा, XYZ जो भी है। उसके बाद इसमें जो हम लोग पेंट करेंगे, इनेमल वगैरह लगाएंगे, उसका खर्च जो भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो नट बोल्ट लगेगा, ठीक ना, उसका खर्च जो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो भी चीज आएगा उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन के तहत आता है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी देना, कोई भी काम के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या महत्व आपको पता चलेगा। अगर विस्तृत जानकारी रहेगा तो आपको काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, डिजायर्ड स्टैंडर्ड फुलफिल कर सकते हैं, हमको ये जो है इतना अच्छा क्वालिटी का चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा है जनरल स्पेसिफिकेशन फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, फर्स्ट क्लास देखो बिल्डिंग का अलग क्लास होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर तुम ठेला पे खाने जाओगे, जो है खाने का हमारा जो है फूड का अगर ठेला लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको कैसा खाना देगा। और तुम रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, महंगा से महंगा रेस्टोरेंट में, वो कैसा खाना देगा। और अगर तुम ताज होटल में खाने जाओगे तो वो कैसा खाना देगा। तो तीनों जगह हमारा जो अलग अलग क्वालिटी देखने को मिलता है। उसी तरह से बिल्डिंग हमारा कई तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी जिसको आप फर्स्ट क्लास बिल्डिंग कहते हैं, उसका आपको स्पेसिफिकेशन बताना है कि उसमें क्या क्या खासियत रहेगा। जैसे अगर मान के चलो तुम जो है कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, तो वहाँ पे क्या खासियत रहता है, एसी एसी लगा हुआ रहता है, टेबल साफ सफाई रहता है। बात समझ में आ रही है, वहाँ का जो वेटर होता है वो इंग्लिश में बोलता है, बहुत तरह का सुविधा दिया जाता है। तो वो सब आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हो गया। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। तो जनरल स्पेसिफिकेशन बता रहा है आपको किसके लिए, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। ठीक, अब आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में हमारा क्या क्या चीज होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो फाउंडेशन मस्त होना चाहिए। ठीक ना, तो फाउंडेशन मस्त होना चाहिए, मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन बेस्ड ऑन सॉइल कंडीशन, सॉइल कंडीशन के अनुसार हम लोग जो है रेनफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन दे देंगे, जो कि सबसे अच्छा रहेगा, मजबूती भी इसमें रहेगा। उसके साथ साथ हमारा जो वाल, ठीक है, और वाल जो हम लोग दीवार बनाएंगे तो हम लोग ब्रिक मैसनरी का बनाएंगे या फिर कंक्रीट ब्लॉक से बनाएंगे, और इसमें प्रॉपर क्योरिंग करेंगे ताकि हमारा दीवार में मजबूती देखने को मिल सके। रूफ जो हम लोग देंगे आरसीसी स्लैब का देंगे, जिसमें कि हम लोग वाटर प्रूफिंग का भी सुविधा दे देंगे। ठीक ना, उसके बाद फ्लोरिंग का जो हम लोग काम करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्टिफाइड टाइल्स और मार्बल लगा देंगे। ठीक है, और ताकि हमारा जो स्लिप वगैरह नहीं देखने को मिले, अगर गीला है टाइल्स तो उस पर हमारा क्या हो, स्लिप वगैरह नहीं हो पाए। ठीक ना, तो वो सब चीज के लिए हम लोग फ्लोरिंग में मस्त टाइल भी लगा लेंगे। डोर्स एंड विंडोज हार्डवुड और एल्यूमिनियम फ्रेम्स विद क्वालिटी फिटिंग्स। ठीक है, डोर डोर और विंडो खिड़की दरवाजा के लिए हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया लकड़ी जिसमें मजबूती ज्यादा है, या फिर एल्यूमिनियम फ्रेम वाला विंडो सब जो है बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल उसमें लगाएंगे। ठीक है, साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के लिए क्या करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल लगाएंगे, कॉन्सील्ड वायरिंग करेंगे, मतलब बढ़िया से ढका हुआ होना चाहिए, फिटिंग विटिंग सही से होना चाहिए, पानी में लीकेज नहीं होना चाहिए, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। साथ साथ हम लोग फिनिशिंग का काम जब देखेंगे, वॉल्स प्लास्टर्ड एंड पेंटेड विद प्रीमियम क्वालिटी पेंट, बढ़िया पेंट के क्वालिटी से इसमें हम लोग फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्बिट्रेशन। ठीक, तो हमसे एक ही पूछा है ना, व्हाट डू मीन बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन में आज पहले एक बार और बताते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का जनरल स्पेसिफिकेशन हो गया, इसमें आपको हम अभी थोड़ा जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि इसमें और डिटेल में हम लोग फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का एस्टिमेशन क्या लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया रफ में। ठीक है, एग्जाम में हमको कुछ नहीं आता है तो ये सब चीज हम लोग एग्जाम में लिख देंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो अभी आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा देर में देखेंगे, पहले आर्बिट्रेशन देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो आर्बिट्रेशन का मतलब है जब दो पक्ष के बीच कोई विवाद होता है ना, उसका फैसला एक तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जब दो लोगों के बीच लड़ाई चल रहा है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके विवाद हो गया और कोई तीसरा पार्टी आके
कोई तीसरा पार्टी आके क्या करे, उसको बीच बचाव करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्रेशन कहेंगे। आर्बिट्रेशन इज ए मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब दो के बीच में विवाद हो गया, उसको खत्म करना है। डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई, रिजोल्यूशन मतलब उसको खत्म करना। तो अगर दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में लड़ाई हो गया और कोई तीसरा आदमी आके उसको खत्म करे, ठीक है, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। इज अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ कोर्ट। कोर्ट के बाहर वो बैठ के तीसरा आदमी क्या करता है, मामला रफा दफा करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो तीसरा आदमी होता है उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, और इस प्रोसेस को आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, आपको अब जनरल स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि एग्जैक्ट फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में क्या होना चाहिए। वो तो था कि अभी जो आपको बताया थोड़ा देर पहले, वो तो था कि अगर हमको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा तो अपने मन से क्या बना के लिखेंगे, क्योंकि हमको तो आपको सब चीज बताना पड़ेगा ना कि एग्जाम में अपने मन से क्या बना के लिखना है, कैसे कहानी बनाना है कि नहीं। भाई, ये सीखोगे कैसे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन और प्लिंथ हमारा किस तरह से होना चाहिए उसको देखिए। जब हम लोग फाउंडेशन और प्लिंथ का काम करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक लगाएंगे। ठीक है, 1:6 सीमेंट मोटार लेंगे। ठीक है, और सीमेंट कंक्रीट का जब आएगा तो 1:4:8 लेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे मसाला लेना है, कौन सा ईटा लेना है, वो बता दिए फाउंडेशन में। चलिए, आप इतना डिटेल में नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन हम डिटेल में बता देते हैं, आप देख लीजिएगा एग्जाम में क्या आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीसी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बिल्डिंग में कोई नहीं कराता है तो आगे जाकर उसको बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। ठीक है, तो डीपीसी आपका क्या होना चाहिए, 25 mm थिक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और सीमेंट कंक्रीट जो हमारा डीपीसी में रहेगा 1:1.5:3 का रहेगा, 1:1.5:3 का रेशियो में रहेगा। इसमें जो है इम्परमो भी आप मिला सकते हैं, जो कि एक तरह का वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है। हर एक बैग ऑफ सीमेंट में 1 किलो जो है आप इम्परमो भी मिला सकते हैं, या फिर कोई और दूसरा भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिला सकते हैं। उसके बाद जब आप सुपर स्ट्रक्चर बनाएगा, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जमीन के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और जमीन के नीचे का जो भी आपका फाउंडेशन वगैरह हो गया, वो आपका क्या कहलाएगा, सब स्ट्रक्चर कहलाता है। बात समझ गए। तो हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का काम होगा, सुपर स्ट्रक्चर सेल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। सुपर स्ट्रक्चर में हमारा जो है फर्स्ट क्लास ईटा लगाइए, 1:6 सीमेंट मोटर लगाइए। ठीक है, लिंटर डोर के ऊपर आप लगाइए। ये सब जो है किसका लिंटर लगाइएगा, आरसीसी का लगाइएगा, स्टोन का नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया मजबूती के लिए। उसके बाद जब हम लोग रूफिंग का काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो रूफ आपका जो है 100 mm थिक आरसीसी स्लैब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, 100 mm थिक आरसीसी स्लैब होना चाहिए। किस रेशियो में, 1:2:4 के रेशियो में मटेरियल आपको मिलाना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। ठीक ना, तो ये सब चीज आप देख लीजिएगा। हाइट ऑफ रूम सेल नॉट बी लेस देन 3.5 मीटर। और किसी भी रूम का हाइट जो है 3.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे हमारा होता है ना कि हमारा रूम कितना ऊंचा होगा, दीवार का हाइट क्या होगा, तो कम से कम 3.5 मीटर लेके चलिएगा। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्या है, फ्लोरिंग के बारे में अगर बात कर लिया जाए। ठीक है, तो फ्लोरिंग हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का फ्लोर वगैरह करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का मार्बल लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो है फ्लोर का फिनिश अच्छा मिल सके, देखने को सही लगे। ठीक, उसके बाद फिनिशिंग का जब हम लोग काम करेंगे तो 2 कोट वाइट वॉश करेंगे। ठीक है, प्लास्टर करेंगे, 12 mm प्लास्टर करेंगे 1:8 के रेशियो में। ठीक है, 1:8 के रेशियो में 12 mm प्लास्टर करेंगे। ठीक है, 2 कोट व्हाइट वॉश करेंगे, मतलब 2 बार जो है प्राइमर पेंट मारेंगे। ठीक ना, तो उसके बाद हम लोग आउटसाइड हम लोग स्नो सेम लगाएंगे। ठीक है, स्नो सेम लगाने से क्या होगा कि हमारा जो है बरसात उरसात में खराब नहीं होगा। ठीक, तो ये सब चीज से हम लोग फिनिशिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमारा डोर और विंडो। ठीक है, तो डोर और विंडो में आप एक चीज सुने होंगे, चौखट। ठीक, चौखट आपका क्या होना चाहिए, सीजन टीक वुड होना चाहिए। बहुत मजबूत होता है, इसलिए सीजन टीक वुड लिखा है। ठीक, सीजन इसलिए होना चाहिए, उसका अगर पानी बाहर निकल गया बाद में वो लकड़ी टेढ़ा उड़ा नहीं होगा। नहीं तो पानी जब बाहर निकलता है तो लकड़ी कभी कभी टेढ़ा हो जाता है या क्रैक आ जाता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए सीजनड वुड लगाइएगा। टीक वुड मजबूत होता है, इसलिए टीक एक खास तरह का लकड़ी होती है, इसलिए टीक का लगाना है। तो चौखट हम लोग सीजन टीक वुड लगाएंगे। एंड शटर सेल बी 40 mm पैनल्ड ग्लेज। और शटर हमारा क्या होना चाहिए, 40 mm का पैनल ग्लेज होना चाहिए। ऑल फिटिंग सेल बी प्रोवाइडेड विथ आयरन ग्रिल्स। सारा फिटिंग में हमारा क्या रहेगा, आयरन ग्रिल रहेगा। ऑल वुडन एंड ग्रिल सेल बी पेंटेड विथ इनेमल पेंट। जितना भी लकड़ी का ग्रिल वगैरह है उसको आपको इनेमल पेंट से पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और पेंट करने से पहले आपको 1 कोट प्राइमर मार लेना, उसके बाद पेंट कीजिएगा, तभी उसमें चमक आएगा, नहीं तो नहीं चमक आता है।
उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस में मतलब जो कुछ बच गया वो इसमें हम लोग डाल देते हैं कि रेन वाटर पाइप जो है कास्ट आयरन का होना चाहिए। ठीक है, रेन वाटर का जो पाइप है वो किसका होना चाहिए, कास्ट आयरन का होना चाहिए। बिल्डिंग में हमारा फर्स्ट क्लास सैनिटरी सुविधा होना चाहिए, वाटर फिटिंग वगैरह वगैरह, मतलब मस्त मस्त तुमको नल उल लगा देना है, कोमोड मस्त क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब देखने में अच्छा लगेगा, है कि नहीं? देखने में अच्छा लगेगा तो बार बार बाथरूम में जाकर बैठोगे भी, फोन लेके मत जाना बस। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनबैलेंस टेंडर क्या है, ये सारा चीज बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरह का लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट करने का मतलब, जैसे कि मान के चलो तुमको घर बनवाना है। ठीक है, तुमको क्या करना है, घर बनवाना है। तो तुम क्या होगे, क्लाइंट। तुमको क्या करना है, घर बनवाना है, तुम होगे क्लाइंट। जो घर बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। बात समझ गए? तुम घर बना रहे हो तो बनवाना है, तुम होगे क्लाइंट, और जो घर बनाएगा उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। अब जो है तुम क्या करते हो, घर बनाने के लिए किससे बात करते हो, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हो। कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है, आप हमको जो इस हिसाब से पैसा दीजिएगा और आपको हम इतना टाइम में घर बना के दे देंगे। ठीक है, अब लेकिन ये जो हमारा जो भी टर्म और कंडीशन हो गया, ठीक, टर्म और कंडीशन जो भी है तो वो सब क्या क्या तय हुआ नहीं हुआ, इसका कोई एक लिखित प्रूफ होना चाहिए ना, जिसको कि हम लोग कानूनी तौर पे सही साबित कर सकते हैं कि हमारा जो है इसके साथ इतना तय हुआ था, तो हमारा ये जो है कानूनी प्रूफ है। ठीक है, तो वो चीज आपका जो भी होता है कि एक तरह का कानूनी प्रूफ जो भी टर्म और कंडीशन के साथ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट करने का मतलब आपस में सहमति हुआ है, बाइंडिंग मतलब उसको जोड़े रखने के लिए जो आपस में सहमति हुआ है, और वो कानूनी तौर से सही है। किसके बीच में ये चीज हुआ है, दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में हुआ है। इसमें आपका टर्म और कंडीशन भी रहता है। ठीक है, ताकि हम लोग जो है अपना बता देते हैं ना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कहेगा, भाई हमको टाइम टू टाइम पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, या कुछ पैसा हमको एडवांस में मिलना चाहिए। क्लाइंट बोलेगा ना कि भैया मेरा जो है 6 महीना में काम हो जाना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए। तो आपका जो भी टर्म और कंडीशन है वो सब देखा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन अपने मन से आप बना के लिखते हैं तो आपको दो चीज मेंशन करना पड़ेगा, एक लीगल, दूसरा टर्म एंड कंडीशन। ठीक ना? लीगल करने का मतलब क्या है, कानूनी तौर पे सही होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन मतलब लोग अपना अपना शर्त रखते हैं किस में, कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, जिसमें कि अपना अपना ये टर्म और कंडीशन स्पेसिफाई होता है। और ये किसके बीच में होता है, दो पार्टी के बीच में, कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, कभी कभी तीनों पार्टी हो जाता है। चलो, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कितना टाइप है, तो सबसे पहले हमारा हो गया लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या करता है, ए फिक्स्ड प्राइस इज एग्रीड अपॉन द एंटायर प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट काम के लिए एक फिक्स प्राइस एग्री कर दिया जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि आपका जो है 15 लाख दे दीजिए, हम घर बना देंगे, वो क्या हो गया, लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है कि पेमेंट जो है क्वांटिटी ऑफ वर्क के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बिजली थी, इलेक्ट्रिफिकेशन पे इतना पैसा खर्च करेंगे, प्लम्बिंग पे पानी उनी का जो पाइप लगेगा उस पे इतना पैसा खर्च करेंगे, लकड़ी उकड़ी का जो काम होगा उस पे इतना पैसा खर्च करेंगे, तो वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हमारा आ गया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा ये मस्त हमको लगता है, हमको सबसे मस्त ये लगता है कि इसमें हमारा क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को जितना खर्चा पड़ा, मटेरियल का, मजदूर का जो खर्चा पड़ा वो पैसा दे दीजिए, और उसके बाद उसको अलग से उसका एक परसेंटेज दे दीजिए। ठीक है, कि जैसे हमको 10 लाख रुपया लग गया घर बनाने में, इसमें हमारा मजदूर का खर्चा आ गया, मटेरियल का खर्चा आ गया। अब कॉन्ट्रैक्टर को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो चलो भाई ठीक है, तुमको इसके अलावा हम 5% पैसा दे दिए। ठीक ना, लेकिन इसका अलग अलग परसेंटेज तय होता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि जो भी खर्चा है, खर्चा के अलावा अलग से आप कुछ परसेंटेज दे देते हैं उसको प्रॉफिट के रूप में, वो क्या हो गया, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आता है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि इसके लिए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग टर्न की कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसका क्या बात करेंगे हम लोग, एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात करेंगे। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला आइटम रेट का एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन मेजरिंग क्वांटिटीज एज वर्क प्रोग्रेस। जैसे जैसे आपका जो है काम होते जा रहा है तो आपको मेजर करना आसान हो गया कि हमारा जो है कितना पैसा था, कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है,
दूसरा हमारा क्या फायदा हो जाता है, रिड्यूसेस डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू क्वांटिटीज, ठीक ना। जैसे कि मान के चलो तुम कह दोगे कि भाई 1000 बोरा सीमेंट कैसे लग गया, 800 बोरा में काम होने वाला था, तो हमारा जो है किस हिसाब से कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है वो चीज यहाँ पे बताना आसान होता है, तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट यानी कि आपसी मतभेद नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। प्रिपरेशन इसको बनाने में और मेजर करने में, एक एक चीज मेजर करो उसको बनाओ, तो टाइम रेट में हमारा क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, सॉरी टाइम रेट का, आइटम रेट में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है। उसके बाद रिस्क ऑफ एरर्स इन क्वांटिटी एस्टिमेशन, क्वांटिटी मतलब एक एक चीज को अलग अलग जोड़ जाड़ करोगे तो उसमें हो सकता है क्या, गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद आपसे कहा गया अनबैलेंस टेंडर क्या होता है, अनबैलेंस टेंडर देखो देखो बहुत अच्छा चीज है ये अनबैलेंस टेंडर, मतलब अगर काम सही से नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया अनबैलेंस्ड, मतलब उसमें सही से ख्याल नहीं रखा गया। जैसे कि मान लो जब कोई ठेकेदार जो है एक टेंडर में कुछ आइटम की कीमत बहुत ज्यादा कम कर देता है या फिर किसी चीज का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा के लिख देता है, ठीक है, इधर उधर झोल झाल किया, तो वो सब क्या अनबैलेंस टेंडर है, ठीक है ना। ऑकर्स व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर बिड्स लो एंड सम आइटम्स एंड हाई ऑन अदर आइटम्स, किसी आइटम को बहुत कम कर दिया, किसी आइटम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, इससे मेजरमेंट कर लेना, मतलब किसी काम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाए, तो वो सब आपका क्या है, अनबैलेंस टेंडर के अंदर आता है, ठीक ना। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा कीमत कर दिया, किसी भी चीज का बहुत कम कीमत घटा दिया, तुम कंफ्यूज हो गए कि भाई एग्जैक्ट हमारा लगा कितना, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, अनबैलेंस टेंडर के अंदर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा ये जो है एक और लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बिडिंग लोअर ऑन आइटम्स विथ हायर क्वांटिटीज एंड ओवर प्राइसिंग आइटम्स विथ स्मॉलर क्वांटिटीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको हम दो तीन बार बता देते हैं। सबसे पहले आप इस क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो मिल नहीं पा रहा है, दिक्कत है मेरा कुछ कुछ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप रिवाइज कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात जो है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, आपके काम का बहुत सारा चीज है। न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बताए हैं वो भी आपको हम बता दिए, ठीक ना। अगर आप न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं तो अलग से पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।